नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। देवभूमि की शुरुआत करेंगे तो एसटीएफ और उत्तराखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें, डीजीपी की फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाने वाला अरेस्ट कर लिया गया है। प्रोफाइल बनाने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया है। तो संगठित साइबर अपराध के ठिकानों पर संयुक्त कार्रवाई की गई है। झारखंड, बंगाल, राजस्थान में संयुक्त कार्रवाई की गई है। बता दें, उत्तराखंड पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स को ये बड़ी कामयाबी मिली है। कार्रवाई में 1 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अपराध को ठिकाने लगाया जा रहा है। बता दें, डीजीपी की फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाने वाला अरेस्ट किया गया है। जानकारी दे दें कि एसटीएफ और उत्तराखंड की संयुक्त कार्रवाई को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। डीजीपी की फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाने वाला गिरफ्तार किया गया। बता दें, प्रोफाइल बनाने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड था ये। संगठित साइबर अपराध के ठिकानों पर संयुक्त कार्रवाई की गई है। झारखंड, बंगाल, राजस्थान में भी ये संयुक्त कार्रवाई हुई है। उत्तराखंड पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स को ये कामयाबी हासिल हुई है। कार्रवाई में 1 दर्जन से ज्यादा ये गिरफ्तारियां की गई हैं। संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। सुदीप, जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं डीजीपी की फेसबुक प्रोफाइल को लेकर, एक संयुक्त कार्रवाई की गई और अब गिरफ्तारियां भी काफी ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल आगे की क्या अपडेट मिल पा रही है? जी देखिए, ये हम जैसा कि पूरे देश में देख रहे हैं, साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं और इसका जो केंद्र है अलवर, भरतपुर, राजस्थान, नूह, मेवात और जामताड़ा, इन पूरे इलाकों में उत्तराखंड पुलिस के करीब 200 सब इंस्पेक्टर सिपाही निकले थे अलग अलग मुकदमों में लंबित अरेस्टिंग को लेकर। इसमें जो मुख्य फोकस था वो इरशाद की अरेस्टिंग थी, जिसमें डीजीपी जो पुलिस महानिदेशक है उत्तराखंड में अशोक कुमार, उसकी फेक आईडी बनाने वाले की गिरफ्तारी, ये गिरफ्तारी कल कर ली गई है और आज डीआईजी कानून व्यवस्था ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा किया है। उत्तराखंड पुलिस ने एक मैसेज ये भी दिया है पूरे देश में कि जो जामताड़ा, मेवात, नूह जैसे इलाके जहाँ कहा जाता है कि दबी सासार नहीं है, हमला हो जाता है, कोई किसी को पकड़ नहीं सकता, उनका अपना एक राज चलता है, उसको भी तोड़ने की कोशिश की है। और एक जो राज्य के एसटीएफ है अजय सिंह के नेतृत्व में, उसने भी इसमें बहुत शानदार उनकी टीम ने काम किया और एक बड़ा संदेश दिया। सुदीप, और कितने नाम सामने आ रहे हैं? क्योंकि जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनके अलावा भी जांच चल रही है फिलहाल। ऐसे में और कितने नाम सामने आ रहे हैं और कौन कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जो सामने आए हैं? कि विशेष ऑपरेशन लॉन्च किया था, इसमें अभी तक 14 लोग पकड़े गए हैं जो कि अलग अलग साइबर ठगी में वांटेड हैं। इसके अलावा अन्य टीमें अभी भी उत्तराखंड के अलग अलग राज्यों में हैं जो कि अपने लंबित वांछित बदमाशों की साइबर ठगों की तलाश कर रही हैं। और अब ये अरेस्टिंग का जो सिलसिला है अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फेसबुक प्रोफाइल फेक था जिसकी शिकायत करने पर फिलहाल कार्रवाई की गई है। 1 दर्जन से ज़्यादा यहाँ पर गिरफ्तारियां हुई हैं। जैसा कि आप तक खबर हमने पहुंचाई कि डीजीपी का फेसबुक प्रोफाइल फेक बनाया हुआ था, जिसको लेकर ये कार्रवाई शुरू की गई। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे तो दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक जारी। बता दें, प्रदेश प्रभारी के साथ नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चा की गई। नेता प्रतिपक्ष को लेकर फैसला लिया जा सकता है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह दिल्ली में मौजूद है। पूर्व सीएम हरीश रावत, उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा, विधायक काजी निजामुद्दीन समेत कई बड़े नेता दिल्ली में मौजूद हैं। तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर अब जो ये मंथन चल रहा है, नया नाम सामने आ सकता है। फिलहाल नाम को लेकर चर्चा चल रही है नेता प्रतिपक्ष के। तो दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह मौजूद है, पूर्व सीएम हरीश रावत मौजूद है, उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा मौजूद, विधायक काजी निजामुद्दीन समेत कई बड़े नेता दिल्ली में मौजूद हैं। और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर चर्चा चल रही है। इस बैठक में उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही वो नाम सामने आ सकता है। प्रदेश प्रभारी के साथ नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चा। बता दें, नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा भी हो सकती है इस चर्चा के बाद। पूर्व नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय, जिनके देहांत के बाद अब ये बैठक में फैसला लिया जा सकता है।
और एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। ब्रजेश, नेता प्रतिपक्ष को लेकर ये चर्चा चल रही है, कई बड़े नेता और पूर्व सीएम यहाँ पर तमाम गणमान्य मौजूद हैं। अगर नाम को लेकर हम बात करें, कौन हो सकता है वो चेहरा, और फिलहाल इस चर्चा के बारे में भी जानेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की एक व्यक्तित्व था इंदिरा हृदय का, वो एक टफ पॉलिटिशियन मानी जाती थी। और सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस को किसी भी स्थितियों के साथ उन्होंने डिफेंड किया और काउंटर अटैक किया। इंदिरा हृदय की जगह कौन लेगा, इसी बात को लेकर के पसोपेश चल रहा। फिलहाल अगर इस बैठक की बात किया जाए तो पीसीसी अध्यक्ष प्रीतम सिंह इस वक्त बैठक में शामिल हैं, हरीश रावत इस बैठक में शामिल है, करण मायरा इस बैठक में शामिल हैं। इसके साथ ही जो है करीमुद्दीन जो है विधायक हैं, वो इस बैठक में शामिल हैं। तो ये सारे लोग इस बैठक में शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें चेहरा कौन होगा, अभी इसको लेकर पसोपेश चल रहा है। कौन बेहतर विकल्प हो सकता है, अभी इस बात को लेकर के कयास चल रहे हैं। तो अब से कुछ देर में मुझे लगता है तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इसमें कई लोग हैं जो इस दौड़ में शामिल हैं। अगर बात करें तो अभी जो विधायक करीमुद्दीन की बात आ रही है, ये भी इस रेस में काफी आगे हैं। करण मायरा भी जो है दावेदारी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कई लोग ऐसे हैं जो इस रेस में आगे हैं। लेकिन फिलहाल अभी माथापच्ची इसी बात पे चल रही कि आखिर इंदिरा हृदय का रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है, कौन बेहतर तरीके से नुमाइंदगी कर सकता है, बेहतर तरीके से बात रख सकता है। क्योंकि चुनाव अब बेहद नजदीक आ गया है, ऐसे में ज्यादा बड़ी समस्या है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम इंदिरा हृदय को लेकर बात करते हैं तो उनका व्यक्तित्व वो अपने पक्ष को लेकर तो चलती थी, साथ ही सामने वाला पक्ष क्या कह रहा है उसको लेकर भी चलती थी। चाहे वो अपने कार्यकर्ता हो या दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता हो, बड़े ही शालीनता से वो अपनी बात रखती थी, शांत स्वभाव से अपने पक्ष को रखकर बैठती थी। लेकिन ऐसे में अगर हम चेहरे को लेकर बात करते तो वैसा व्यक्तित्व कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। लेकिन ये बड़ी एक चुनौती भी है, क्योंकि जो बैठक चल रही है चर्चा का विषय तो है ही। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स हैं कांग्रेस के पास, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है कांग्रेस के पास। कांग्रेस के पास ज्यादा चेहरे नहीं है जिनको लेकर के वो दांव लगा सकती हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंदिरा हृदय का रिप्लेसमेंट ढूंढना अपने आप में एक टफ चैलेंज की तरह है। और सबसे बड़ी बात यह कि पार्टी के अंदर एक बड़े लेवल पे गुटबाजी पहले से है जो है। एक खेमा प्रीतम सिंह का है, दूसरा खेमा हरीश रावत का है। तो कई खेमों में बंधी हुई है कांग्रेस। ऐसे में उसमें से एक चेहरा ढूंढना ये एक चुनौती है। फिलहाल उस पर विकल्प पर विचार चल रहा है। मुझे लगता है शायद कुछ देर में इसका फैसला हो जाना चाहिए। नाम कुछ सामने आएंगे, उसको लेकर क्या सहमति बनती है देखने वाली बात होगी। वहीं अगर हम उत्तराखंड चुनाव को लेकर भी बात कर लेते, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तमाम तैयारी तो चली रही है। आज ये बड़ी बैठक, ये फैसला जब आएगा तो नज़र बना के रखेगा। लेकिन चुनाव को लेकर भी तैयारी को बात कर लेते, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से हर तरफ कोशिश की जा रही है। देखिए, चुनाव सबसे बड़ी बात है, 2022 के चुनाव का ज्यादा वक्त नहीं बचा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। बीजेपी लगातार अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रही है जो है। आज ही नैनीताल में एक बड़ी बैठक चल रही है बीजेपी की। ओवरऑल बीजेपी आगे चले। अब कांग्रेस भी उस स्टेप पे आगे चलने चाह रही है। और सबसे बड़ी बात है कि हरीश रावत अब केवल एकमात्र जो सबसे बड़ा चेहरा उत्तराखंड कांग्रेस में बचे हैं वो हरीश रावत है। हरीश रावत को पंजाब का प्रभारी बनाएगा। तो हरीश रावत ने कुछ दिन पहले इच्छा जताई भी थी कि मुझे उत्तराखंड भेज दिया जाए, क्योंकि उत्तराखंड को मेरी जरूरत है। उस वक्त यही इंदिरा हृदय थी जिन्होंने उनका विरोध किया था और ये कहा था कि नहीं, उनके आने के बाद पार्टी में एक बार फिर गुटबाजी बढ़ जाएगी, ऐसे उन्हें पंजाब ही रखा जाए। लेकिन अब जब इंदिरा हृदय नहीं रही हैं, तब अब उत्तराखंड में कांग्रेस का चेहरा कौन बनेगा, कांग्रेस किस चेहरे के साथ आगे बढ़ेगी, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। और चेहरा तय हो तो उसके बाद फिर आगे कांग्रेस आगे की प्लानिंग करे कि उसे किस तरीके से जाना है, किस तरीके से जो है उसे उत्तराखंड के अंदर मुद्दे उठाने हैं और कैसे सरकार को कटघरे पर खड़ा करना है। वो तमाम स्ट्रेटजी है। फिलहाल कांग्रेस पूरी तरीके से जो है तैयारी में जुटी हुई है कि कम से कम एक अदद चेहरा तलाश ले। नेता प्रतिपक्ष का जो है पद जो है के लिए एक योग्य उम्मीदवार, एक चेहरा ले आए और उसके बाद फिर आगे 2022 की रणनीति आगे लेके जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी धरातल पर उतर नहीं पाया है। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है। चलिए ब्रजेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।
अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे तो बीजापुर अतिथि गृह में नित्यानंद स्वामी जन सेवा समिति द्वारा आपातकाल की 40वीं बरसी पर उत्तराखंड के लोकतंत्र सेनानियों के साथ वर्चुअल संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों के त्याग और समर्पण को याद करते हुए कहा कि लोकतंत्र के लिए यातनाएं सहने वाले सेनानियों का हम सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के सम्मान को किस प्रकार और अधिक व्यापकता प्रदान की जाए, इसके लिए अन्य राज्यों द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने ऐसे लोगों को, आश्रितों को भी सम्मान दिए जाने की बात कही जो आपातकाल के कालखंड का इतिहास बने हैं। इतिहास को बताते हुए उन्होंने कहा कि किस प्रकार हमारे लोगों ने लोकतंत्र की रक्षा की है, उनकी यातनाएं सही हैं, उसका सम्मान करना चाहिए। और वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को आज उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने बूथ इकाई स्तर पर वर्चुअल तरीके से कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा कि मन की बात सुनने का लोगों में उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देश और राष्ट्र हित में इसे और मजबूती से आगे बढ़ाया जा रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात का कार्यक्रम था, जिसे देश बड़ी ईमानदारी के साथ बड़े प्यार से सुनता है और ये कोशिश करता है कि हम देश के प्रधानमंत्री की भावनाओं को समझ सकें। और माननीय मोदी जी भी इस मन की बात में लगातार देश के अनछुए पहलुओं को छूने की कोशिश करते हैं और इसके माध्यम से संदेश देने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार आपने बताया, आज देश के प्रधानमंत्री ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बारे में बताया कि पौड़ी से खबर, शहीद मनदीप सिंह नेगी की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। बता दें, सैन्य सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। सीएम तीरथ सिंह रावत ने सकनौली पहुंचकर शहीद मनदीप को श्रद्धांजलि दी है। मंत्री गणेश जोशी और सुबोध उनियाल भी वहां पहुंचे थे, जिन्होंने श्रद्धांजलि दी। फिलहाल ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचे थे और कई गणमान्य भी मौजूद रहे शहीद मनदीप सिंह नेगी की अंतिम यात्रा में। तो आप देख सकते हैं सीएम तीरथ सिंह रावत, सुबोध उनियाल भी मौजूद है। लड़के भाग्यवान सब लोग दूर बड़े हैं। और देहरादून कांग्रेस ने कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़े का विरोध किया है। हरिद्वार में आरटी-पीसीआर टेस्टिंग का फर्जीवाड़ा हुआ था। महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और इस दौरान कहा गया कि कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़े की न्यायिक जांच होनी चाहिए। फिलहाल वो आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। देखिए, कुंभ के अंदर जो घोटाला हुआ है टेस्टिंग का, वो सबसे बड़ा कारण ये है कि जो वहाँ पे लोग हैं, कांग्रेस ने लगातार मांग करी है उन दोषियों पे कार्रवाई करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें बचाने का काम कर रही है। हमारी ये मांग है कि जो लोग टेस्टिंग घोटाले के अंदर शामिल हैं उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए, सिटिंग जज से इसकी जाँच होनी चाहिए, क्योंकि टेस्टिंग ना होने की वजह से प्रदेश के अंदर जो कोरोना महामारी ने पैर पसारे हैं उसकी वजह से मृत्यु दर बढ़ी है, आम जनमानस को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल जो है कानों में जो है उंगली दे के बैठे हुए हैं, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस ने अभी हरिद्वार के अंदर जो उपवास का कार्यक्रम किया वो इसीलिए किया था कि भाई शायद सरकार चेतेगी, लेकिन लगता है कि सरकार चेत नहीं रही है और सरकार जो है भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब चुकी है और जो भ्रष्टाचारी हैं, जो दोषी हैं, उन्हें बचाने का काम कर रही है। रेजिडेंट एडिटर फ़हीम तना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। फ़हीम, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो कोरोना टेस्टिंग हुई है सरकार के ऊपर पूरा इल्ज़ाम थोपा जा रहा है, फिलहाल फर्जीवाड़े की जांच तो चली रही, लेकिन ये जो इल्ज़ाम थोपा जा रहा है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, निश्चित तौर पर ये कोरोना टेस्टिंग की जो फर्जीवाड़े का मामला है, इसमें जांच चल रही है और जांच में संबंधित पक्षों को जांच एजेंसी की जांच कमेटी अधिकारियों के सामने पेश भी होना पड़ रहा है। लेकिन इसके इतर विपक्षी दलों ने
सरकार के खिलाफ इसको लेकर के मोर्चा खोला हुआ है। और आज का ताजा प्रदर्शन है, पूरे प्रदेश में ये जिलेवार किया गया है, राजधानी देहरादून में भी किया गया है। इतना बड़ा तस्वीर हम देख रहे हैं किस तरीके से लगातार न्यायिक जांच की मांग हो रही है और सरकार पर इसमें विपक्ष आरोप लगा रहा है। इसको लेकर के एक बात तो बहुत साफ तौर पर है कि विपक्ष किसी भी तौर पर इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। और चूंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में कोई भी ऐसा मुद्दा जो सरकार के सत्ताधारी दल के खिलाफ जा सकता है, जनता में एक मैसेज जा सकता है, उसको लेकर के विपक्ष आगे बढ़ता है। और यही बात देखने को मिल रही है कि कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी, विपक्ष किसी तौर पर इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं। पिछले दिनों हमने देखा कि हरिद्वार में जब गंगा तट पर उपवास किया गया, उसके बाद अब फिर ये प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में किया गया है और 1 जुलाई से आम आदमी पार्टी भी पूरा अपने अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। तो विपक्ष लगातार हमलावर है और इस मुद्दे को लेकर के किसी तौर पर छोड़ने को भी नहीं दिख रहा है। फ़हीम, अगर हम इस फर्जीवाड़े की जांच की बात करें तो जांच अब तक कहां पहुंची, क्या रिपोर्ट मिल पा रही है अब तक की? देखिए, अभी जांच फाइनल स्टेटस पर नहीं पहुंची है और अभी जांच रिपोर्ट शासन को नहीं मिली है। इसका मतलब ये माना जा सकता है कि जो मैक्स सोसाइटी जो आरोपी एजेंसी है इस कोरोना फर्जीवाड़े की, उसके एमडी को भी जांच एजेंसी ने बुलाया था और अधिकारियों ने उनसे भी पड़ताल की है। तो अभी इसमें सारे पक्षों को सुनने की बात हो रही है। अगर ये कहीं की कोई फाइनल रिपोर्ट होने की स्थिति में है तो ऐसा अभी कोई संकेत हाल फिलहाल नहीं मिल रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि इसमें सरकार लगातार कह रही है कि इसमें सख्ती के साथ हर पहलू पर जांच हो रही है और कहाँ किस तरह किसकी गड़बड़ी हो, जो भी दोषी अधिकारी होगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन इतने भर कहने से सरकार की इतनी जो अभी जिला प्रशासन की जो कमेटी एसआईटी की जांच कर रही है उससे संतुष्ट विपक्ष नहीं है। विपक्ष का कहना है कि इसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए और इसमें न्याय अधिकारी, जांच अधिकारी बना करके एक जज को और न्यायिक जांच होनी चाहिए, तभी इसमें स्पष्ट तौर पर सामने आ सकेगी बात। क्योंकि अभी ये जो जांच हो रही है एसआईटी है, ये जो जिला स्तर के अधिकारी हैं वो कर रहे हैं और जिला स्तर पर ही, हरिद्वार जिला स्तर पर ही इसमें फर्जीवाड़ा भी हुआ है। तो विपक्ष का कहना है कि वो प्रभावशाली ढंग से जांच नहीं हो पा रही है, इसलिए इसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए, जज सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जानी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए फ़हीम। हरिद्वार से देहरादून कूच करने जा रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के किसानों को पुलिस ने हरिद्वार में ही रोक दिया। बता दें, दिल्ली में किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर किसानों ने देहरादून में गवर्नर हाउस का घेराव करने का कार्यक्रम बनाया था, जिसे पुलिस ने कामयाब नहीं होने दिया। जिसके बाद नाराज किसानों ने बीच हाईवे पर ही धरना देना शुरू कर दिया और बाद में प्रशासन के अनुरोध पर किसानों ने धरना समाप्त किया और अपनी मांगों को लेकर एडीएम बीके मिश्रा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि कानून बनाए हैं उन्हें तत्काल वापस ले लिया जाए। हरिद्वार में जितने भी टोल प्लाजा हैं वहां किसानों से कोई टोल टैक्स ना लिया जाए। साथ ही किसानों ने चेतावनी भी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक दिल्ली में किसान आंदोलन के साथ ही हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर किसानों का धरना जारी रहेगा। जो आज 7 महीने आंदोलन को पूरे हो गए, जो दिल्ली में 3 कृषि कानून को लेकर आंदोलन चला गया, आज हमारा 7 महीने पूरे होने पर माननीय गवर्नर हाउस का घेराव कर देहरादून ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। लेकिन अभी ये कार्यक्रम यहाँ पुलिस ने हमें रोक लिया, देहरादून नहीं जाने दे रहे, इसीलिए हम यहाँ भी रोड पर रोक रखे हैं, यहीं हम बैठे हुए। क्यों रोका है? किसलिए? कहाँ आप लोग जा रहे थे? हम तो देहरादून जा रहे थे, गवर्नर को ज्ञापन देना अपना। हमारे 7 महीने आंदोलन को पूरे हो गए, शांतिपूर्वक तरीके से हम देहरादून जा रहे हैं, लेकिन यहाँ हरिद्वार का प्रशासन जान नहीं दे रहा। जो इनके पुरानी जो 3 मांगे थी किसानों की, उसी के समर्थन में ये देशव्यापी इनके द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक राज्य में ये हुआ था। तो इसी के तहत आज इनको यहाँ पे रोका गया और इनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है इसको हम महामहिम राज्यपाल महोदय को। फिर क्या कुछ मांग है जिनको लेकर के आप ज्ञापन दिए गए? ये जो पुरानी 3 कृषि कानूनों में को जो वापस लेने वाली मांग है, मेन मांग तो यही है। और किसान बचाओ देश बचाओ का एक नारा ये दे रहे हैं, तो ऐसी कोई। संवाददाता सुमित सैनी हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए। सुमित, नाराज किसानों ने केंद्र के खिलाफ यहाँ पर भी मोर्चा खोल रखा है और जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक इस तरह से धरना चलेगा, ये चेतावनी दी है। फिलहाल
जिस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, क्या अपडेट है? किसानों का आंदोलन पिछले 7 महीने से लगातार चल रहा है, जिसमें दिल्ली में किसान जुटे हुए हैं, तो उसी क्रम में हरिद्वार में भी यहाँ पर किसान जुटे हुए हैं। तो पिछले काफी टाइम से जो यहाँ पर टोल प्लाजा था, टोल का आंदोलन लगातार चल रहा है, क्योंकि उनकी मांग है कि वो 3 कृषि कानून को की तो मांग उनकी थी ही थी, लेकिन जो टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा पे भी जो किसान है, किसानों को राहत दी जाए, उनसे कोई टोल ना लिया जाए, तो उसको लेकर भी यहाँ पर टोल प्लाजा पर प्रदर्शन लगातार चल रहा था। तो अब ये राज्यपाल को राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए देहरादून के लिए कूच कर रहे थे, तो पुलिस ने उनको यहीं पे रोक लिया। तो उन्होंने फिर जो राज्यपाल के नाम ज्ञापन जो यहाँ के SDM है उनको यहाँ ज्ञापन दिया। और ये लंबे समय से यहाँ पर जो टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा पर जो किसान है, जो लोकल किसान है यहाँ के, तो इनको किसी तरह से कोई टैक्स ना देना, वो टोल ना देना पड़े, उसके लिए भी इनकी एक मांग है। उसके लिए भी यहाँ पर पिछले टाइम से लगातार ही चल रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज भी वो उसी पर वहीं पर धरना दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं किसानों के अंदर जो कृषि कानून को लेकर भी यहाँ पर भी विरोध दिखाई दे रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो टोल प्लाजा पर किसानों से टोल टैक्स ना लिया जाए और कृषि कानूनों की वापसी कराई जाए। मसूरी में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों का भारी संख्या में आना शुरू हो गया है। बता दें, भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण कई जगह जाम की स्थिति भी पैदा हुई है। लोगों की बेहतरीन तरीके से यहाँ सड़क किनारे गाड़ियां पार्क की जा रही हैं। बता दें, पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए मसूरी में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, और वहीं SP ट्रैफिक स्वप्न कुमार ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। मसूरी से यातायात को व्यवस्थित करने के लिए एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। इसके तहत मसूरी के विभिन्न संपर्क मार्गों को भी इस्तेमाल करके ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है, जिससे मसूरी में आने वाले पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। धीरे धीरे पर्यटकों का आवागमन बढ़ रहा है यहाँ मसूरी में, और इसी के मद्देनज़र यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से यहाँ पर CPU की 2 यूनिट्स तैनात की गई हैं। साथ ही एक यातायात की क्रेन विद एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। अन्य भी जो यातायात की रूटीन ड्यूटीज़ थी वो ऑलरेडी डिप्लॉयड है। जैसे जैसे यहाँ पर चुनौतियाँ बढ़ेंगी, उसके मद्देनज़र आवश्यकता अनुसार डिप्लॉयमेंट भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर लोगों का आवागमन सुचारू बना रहे, किसी भी तरह की कोई अप्रिय या अव्यवस्था की स्थिति न बने, इसके लिए हम सभी प्रयास करें। सर, कोविड गाइडलाइनों के सबसे चैलेंजिंग है, लेकिन मैं पुनः एक बार सभी सुधी नागरिकों से अपील करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि वो कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन करें। और लालकुआं में वन विभाग डोली रेंज के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कई हेक्टेयर जमीन में 2 दर्जन से अधिक अलग अलग प्रजातियों के वृक्ष लगाए हैं, और कई प्रजातियों के पौधे भी बोए गए। पौधों को तैयार होने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। वृक्ष जहां जंगल को हरा भरा रखते हैं, वहीं प्रदूषण को रोकने में भी कारगर साबित होते हैं और जलवायु को भी साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखते हैं। गौरतलब है कि वन विभाग हर साल अपनी जमीनों पर इसी तरह से पौधे लगाता है। के अंतर्गत 150 हेक्टेयर में इस वर्ष बीजारोपण किया जा रहा है। इसके अलावा उस उक्त क्षेत्र में 500 पाउंड प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पौधारोपण भी किया जाएगा। तो जो इस वर्ष का लक्ष्य है डॉली रेंज का, इसमें विविध प्रजाति की हम पौधारोपण कर रहे हैं और बीज बुआन कर रहे हैं, ताकि आने वाले भविष्य में एक अच्छा सा वृक्षारोपण क्षेत्र तैयार हो जाए। करीब कितना समय लग जाता है इन वृक्षों को बड़ा होने में? 4 से 5 वर्ष में पौधे अपने आप में काफ़ी बड़े हो जाते हैं, एक सक्सेसफुल प्लांट के रूप में खड़ा हो जाता है। डॉली रेंज के अंतर्गत 150 हेक्टेयर में इस वर्ष बीजारोपण किया जा रहा है। इसके अलावा उस उक्त क्षेत्र में 500 पाउंड प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पौधारोपण भी किया जाएगा। तो जो इस वर्ष का लक्ष्य है डॉली रेंज का, इसमें विविध प्रजाति की हम पौधारोपण कर रहे हैं और बीज बुआन कर रहे हैं, ताकि आने वाले भविष्य में एक अच्छा सा वृक्षारोपण क्षेत्र तैयार हो जाए। करीब कितना समय लग जाता है इन वृक्षों को बड़ा होने में? 4 से 5 वर्ष में पौधे अपने आप में काफ़ी बड़े हो जाते हैं, एक सक्सेसफुल प्लांट के रूप में। और फिलहाल देवभूमि में इतना ही। खबरों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। देखते रहिए News 1 इंडिया। नमस्कार।